हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे बाल विकास के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। और इससे पहले मैं 5 से 6 वीडियोस बना चुका हूँ ऑलरेडी बाल विकास पर। आप जा कर के मेरे यूट्यूब चैनल डीसी टीचर्स एकेडमी पर देख सकते हैं। वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी होगी बाल विकास फॉर सीटेट के नाम से, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने क्या किया है, 2019 से लेकर के 2011 तक के जितने भी पेपर हैं बाल विकास के सेक्शन के, वो सारे सॉल्व करा दिए हैं। बाकी ये जो मैं पेपर लेके आया हूँ, ये है आपके जूनियर का जो पेपर आपका आता है ना, उसका जो बाल विकास है, उसके बाल विकास का मैं पेपर लेके आया हूँ। बाकी प्राइमरी के सारे पेपर मैं सॉल्व करा चुका हूँ, आप जा कर के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए प्याजे ने किस शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर देखो, प्याजे ने किस शब्द को, यहाँ पे विकास के क्षेत्र का कोई मतलब नहीं है, जीन का भी कोई मतलब नहीं है प्याजे से, और परिपक्वता का भी कोई मतलब नहीं है। आपने पढ़ा होगा प्याजे का जो संबंध है वो डायरेक्टली किससे है, स्कीमा से है। स्कीमा का मतलब क्या होता है, स्कीमा का मतलब होता है अवधारणाएं या नॉलेज, ठीक है। अवधारणाएं या नॉलेज, जो कुछ भी बच्चा सीखता है वो क्या करता है, अपने स्कीमा में स्टोर कर लेता है, ठीक है। स्कीमा क्या होती है, एक तरीके से अवधारणा होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अवधारणा होगा। और बाकी जो 4 ऑप्शन है उनका तो इससे कोई संबंध है ही नहीं, ठीक है, उनका कोई भी संबंध नहीं है इनसे। तो डायरेक्टली इसका जो आंसर होगा वो आपका स्कीमा ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी मैं स्कीमा के बारे में और भी डिटेल में बता चुका हूँ, आप मेरे प्रीवियस वाले वीडियो जाकर के देखिए, उसमें मैंने बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। देखो, मैंने बताया था कि वाइगोत्स्की ने क्या दिया था, सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। और सामाजिक विकास के सिद्धांत में उन्होंने ये बताया कि बच्चे की भाषाओं का विकास 2 प्रकार से होता है। एक तो वो बच्चे क्या करते हैं, स्वयं से बोलते हैं, जिसको उन्होंने क्या कहा है, निजी भाषा कहा है। क्या कहा है, निजी भाषा। और एक करते हैं बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है, बच्चे समाज से सीखते हैं, समाज जो भी उन्हें सिखाता है समाज से बातचीत करके सीखते हैं। तो एक स्वयं की भाषा हो गई और एक हो गई समाज की भाषा। तो अब यहाँ पर बात वही हो गई ना, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। तो स्वयं से बोलने का कारण क्या होता है, जिससे बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, ठीक है, अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बाकी देखो और ऑप्शन यहाँ पे पढ़ लेते हैं, और भी ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, तो नहीं। ऐसे मतलब खुद से बोलेंगे तो क्या बड़ों का ध्यान आकर्षित होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, तो अहम केंद्रितता बच्चे में हर समय नहीं रहती, कुछ ही एक एज होती है जिसमें बच्चे के अंदर अहम केंद्रितता रहती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्ण प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। तो ये किसको दर्शाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रकृति और पोषण पर बहस। देखो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है, एक बात तो की जा रही है आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको आनुवांशिक रूप से गुण मिलते हैं भाषा अर्जित करने के लिए, या फिर उनके माता पिता उन्हें प्रारंभिक अवस्था से सिखाते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज हो गई। देखो प्रकृति का मतलब यहाँ पे किससे, प्रकृति का मतलब होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, प्रकृति का सीधा सीधा मतलब होता है आनुवांशिकता से। प्रकृति का मतलब होता है आनुवांशिकता से। और पोषण का मतलब होता है जो भी हम कुछ वातावरण से सीखते हैं, वातावरण जो कुछ भी हमें सिखाता है उसको हम कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, उसको हम पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। पर्यावरण मतलब जो हमें माता पिता हमें सिखाते हैं, हमारा पोषण करते हैं। तो ये चीज हो गई। तो इसका मतलब ये है डायरेक्टली यहाँ पर प्रकृति और पोषण पर बहस की जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। परी शर्मा जी फर्स्ट का डी, ठीक है बिल्कुल। ज्योति अक्षय जी हेलो।
आगे बढ़ते हैं, सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन की। तो देखो प्याजे ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, प्याजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था है एक, संवेदी प्रेरक अवस्था जो आपकी 0 से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी अवस्था बताइए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो आपकी 2 से 7 वर्ष तक होती है। तीसरी आपकी बताई है स्थूल या मूर्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसको हम अनौपचारिक मूर्त कह लो या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बात एक ही होगी, 7 से 11 वर्ष की होती है। और एक आपकी होती है चौथी अवस्था जिसको हम अमूर्त कहते हैं, अमूर्त कह लो या फिर इसको औपचारिक कह लो, बात एक ही है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष की होती है, ठीक है, 11 से 15 वर्ष। अब यहाँ पे कह रहा है कि अमूर्त चिंतन, तो अमूर्त चिंतन का मतलब क्या है कि जो भी वस्तु बच्चों के सामने उनको दिखाई जाए या ना दिखाई जाए, बच्चे उसके बारे में सोच सकें, समझ सकें, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अब मैंने बच्चों से प्रश्न ये पूछा, मैंने क्या पूछा, मैंने कहा कि मैंने बच्चों से पूछा राहुल दीपक से बड़ा है, राहुल दीपक से बड़ा है। हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, राहुल दीपक से बड़ा है और दीपक सुनील से छोटा है, दीपक सुनील से छोटा है। तो यहाँ पर क्या मतलब, यहाँ पर मैं पूछूंगा कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा यहाँ पर कौन है। तो यहाँ पर बच्चे, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ दीपक सुनील से बड़ा है, सॉरी दीपक यहाँ पे सुनील से बड़ा है, मैंने ये कहा राहुल दीपक से बड़ा है, दीपक सुनील से बड़ा है। तो मैं बच्चों से पूछूं कि सबसे बड़ा कौन है, तो बच्चे बता देंगे राहुल। कौन बड़ा है, राहुल बड़ा है। कब बताएंगे, जब वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पर होंगे, मतलब बिना देखे उन्होंने क्या किया, इमेजिनेशन कर लिया अपने मस्तिष्क में, राहुल दीपक सुनील सामने नहीं है, फिर भी इन्होंने बता दिया कि जो है राहुल सबसे बड़ा है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये कोई भी वस्तु सामने उपस्थित ना हो फिर भी उसके बारे में बता देना, ये होती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसको हम कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था के बीच में होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप वह मेरे लिए करें जो मैं आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था में आएगा। तो देखो मैंने आपको बताया था कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया है, और कोलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 3 अवस्थाएं नैतिक विकास की कोलबर्ग ने बताई है। पहली अवस्था बताई है प्राक रूढ़िगत अवस्था, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। दूसरी बताई है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, और तीसरी बताई है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। तो जो प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है वो 4 से लेकर के कब से कब तक होता है, 4 से 10 तक होता है। रूढ़िगत जो होता है वो 10 से 13 वर्ष तक का होता है, और उत्तर जो होता है वो 13 से अबव का होता है। उत्तर रूढ़िगत स्तर 13 से अबव का होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसने 3 अवस्थाओं में तो बांटा ही है, नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा है, लेकिन प्रत्येक 3 अवस्थाओं को 2 अवस्थाओं में और बांट दिया है। जैसे प्राक रूढ़िगत अवस्था है उसको उसने 2 भागों में बांट दिया है। कौन कौन सी भागों में बांट दिया है, दंड व आज्ञा पालन उन्मुक्ता, और दूसरा बांटा है साधनात्मक सापेक्षता उन्मुक्ता, साधनात्मक सापेक्षता उन्मुक्ता। इस तरीके से रूढ़िगत को भी 2 भागों में बांट दिया है और उत्तर रूढ़िगत को भी 2 भागों में बांट दिया। ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप जाकर के मेरे डीसी टीचर्स अकेडमी पे जाइए, मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बनाया है, बहुत डिटेल में, केवल सिर्फ और सिर्फ नैतिक विकास के सिद्धांत पे, वो वहां जाकर के आप देख सकते हो। बाकी मैं बता दूं, ये इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, ठीक है। तो ये क्या होता है, आप ये इसमें बच्चे क्या करते हैं कि यह आप मेरे लिए ये करो मैं आपके लिए वो कर दूंगा, मतलब आपने देखा होगा कि तुम मेरे पीठ पे खुजली करो मैं भी तुम्हारे पीठ पे खुजली कर दूंगा। तो इस तरीके से ये जो होता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण का ये राइट आंसर हो जाएगा। ये सब अवस्था में बच्चे करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है, मतलब यह है कि विकास और अधिगम में क्या संबंध है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित होते हैं। चलो और ऑप्शन देख लेते हैं हम। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, नहीं। देखो विकास और अधिगम एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। जब किसी बच्चे का अधिगम सही रूप से होगा तो उसका विकास भी अच्छा होगा, तो ये स्वतंत्र नहीं है। तो कहने का मतलब बी तो गलत हो गया।
अधिगम विकास से पीछे रहता है, ये भी नहीं है कि अधिगम और विकास जो चलते हैं वो साथ साथ चलते हैं। अधिगम होगा तभी विकास होगा। अधिगम और विकास समानार्थक और परिभाषिक शब्द हैं, नहीं। देखो अधिगम अधिगम अलग है, विकास अलग है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही है। एक बार आपके कमेंट देख लें। अंजल जून 5 का डी, ओके। और बताइए, आहना ठाकुर जी बी, 5 का सी, आहना जी 6 का ए, बिल्कुल सही है। श्वेता ठाकुर जी 6 का ए। एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे और शेयर करेंगे इस पोस्ट को, एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे सभी लोग, जिससे कि और भी लोग जुड़ जाएं। आगे बढ़ें। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास का कौन सा एक सिद्धांत नहीं है? तो पहला देखिए, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, तो ये विकास का सिद्धांत है। विकास संशोधन योग्य होता है, हाँ ये भी है। संशोधन योग्य का मतलब क्या हुआ कि विकास को हम अपनी इच्छा के अनुसार चाहें तो परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब ये है कि जैसे आप किसी बच्चे को ज़्यादा प्रशिक्षण दोगे तो उसका विकास ज़्यादा होगा, कम दोगे तो उसी प्रकार से विकास होगा जिस प्रकार से उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये संशोधन योग्य होता है, ये भी सही है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। केवल जो वर्ड होता है, मैंने आपको कई बार बताया, केवल जो वर्ड है वो निगेटिव है। केवल वाला आंसर तो आप लगाया ही मत करो, ठीक है। केवल वाला आंसर तो आप लगाया ही मत करो, तो ये निगेटिव हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। विकास जीवन पर्यंत होता है, तो यहाँ पर देखो ये भी आपका सही है। तो इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो सी यहाँ पे सही नहीं है, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। सी ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहचानना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नीशु नेगी जी, तरवीन जी, ज्योति जी, राजेश जी, हंसा जी, निशी गुप्ता जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। परी जी, आहना जी, श्वेता जी, ज्योति जी, 7 का सी बिल्कुल सही है, सभी लोग बढ़िया हैं। आगे बढ़े। लिंग जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है। लिंग जेंडर, मैंने आपको बताया, इससे एक प्रश्न आपको जरूर मिलता है सीटेट में, एक ना एक प्रश्न लिंग जेंडर से जरूर आता है। अब देखो लिंग का मतलब क्या होता है कि हमें, लिंग जेंडर का मतलब होता है कि अगर हम लड़के और लड़कियों में विभेद कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि हम लिंग पक्षपात कर रहे हैं। अब आप ऑप्शन देख लो। सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, तो यही है लिंग जेंडर का मतलब, यही है। तो यही हमारा सही होगा आंसर, ठीक है, यही हमारा सही आंसर होगा, ठीक। बाकी तो हम आगे बढ़ जाते हैं। बाकी ऑप्शन अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है पढ़ने की। आगे बढ़ते हैं। समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ से विद्यालय की क्या भूमिका है? तो आपने देखा होगा कि समान आयु के बच्चे होते हैं, तो समान आयु के बच्चे में क्या होता है, उनकी आकृति अलग होती है, योग्यता अलग होती है, उनका स्वभाव अलग होता है, रुचि अलग होती है। उसको हम क्या कहते हैं? वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं कि प्रत्येक बच्चा किसी न किसी रूप में दूसरे बच्चे से अलग होगा, चाहे आयु समान ही क्यों ना हो। तो देखो यहाँ पे इसमें, इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका होगी? सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। बिल्कुल सही आंसर है, प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार अवसर उपलब्ध कराए। देखो जो अभी आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई, नई शिक्षा नीति जो आई है, उसमें यही किया गया है कि प्रत्येक बच्चा अपने मनपसंद के अनुसार सब्जेक्ट का चयन कर सकता है। ऐसा नहीं है आप उसको मैथ्स लेना है या उसको आर्ट लेनी है या उसको मतलब कॉमर्स लेनी है, ह्यूमैनिटी लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये सारी स्ट्रीम खत्म कर दी गई है। अब बच्चा चाहे अगर उसको मैथ पढ़ना है तो मैथ ले लेगा, मैथ के साथ में वो अगर ज्योग्राफी लेना चाहे तो ज्योग्राफी भी ले सकता है, अगर मैथ के साथ में उसको संगीत अच्छा लग रहा है, म्यूजिक अच्छा लग रहा है तो म्यूजिक भी ले सकता है। ऐसा इसमें मतलब बताया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे को अपनी योग्यताओं के, क्षमताओं के अनुसार अवसर मिले, यही आपका राइट आंसर है। बाकी तो आप पढ़ सकते हो, इतने ज्यादा अच्छे ऑप्शन ये नहीं है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। देखो समाजीकरण का मतलब क्या होता है? समाजीकरण का मतलब होता है कि बच्चे का नैतिक विकास हो जाना, बच्चे के अंदर कौशलों का विकास कर देना जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो चुके, बच्चे के अंदर मूल्य आ जाते हैं, विश्वास आ जाते हैं, जैसे समाज में जो भी मूल्य होते हैं उनको अर्जित करता है, ठीक है। बच्चा संस्कृति के बारे में, बच्चे के सांस्कृतिक विकास होता है। तो ये सब चीजें क्या है? समाजीकरण है। तो इसमें शामिल कौन सा नहीं है? तो आनुवांशिक संचरण जो है, आनुवांशिकता जो समाजीकरण का प्रोसेस है वो आनुवांशिक रूप से हमें प्राप्त नहीं होता है, वो हमें
मिलता है कहाँ से? हमें मिलता है समाज से। जब समाज से बच्चा इंटरेक्शन करता है तब मिलता है। तो कौन सा शामिल नहीं होगा? तो सर ऑप्शन नंबर सी शामिल नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक बार कमेंट देख लेते हैं आपके। आहना ठाकुर जी 9 का ए बिल्कुल सही है। श्वेता ठाकुर जी, हंसा जी, सविता जी, तरवीन जमवाल जी, बिल्कुल सही। देखो एक बार आप लोग सभी लोग शेयर कर दें जिससे कि और भी लोग जुड़ जाएं। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? आपने पता होगा कि जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो विद्यालय से जाने के बाद में मम्मी का हाथ बटाती हैं घर के कामों में। ये सामान्यतः देखा गया है, ठीक है। तो एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में उसे क्या करना चाहिए? उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए। तो दंड देने की बात की जा रही है, ये ऑप्शन तो हटा ही दो, ये वाला ऑप्शन आप हटा दोगे। कठोर दंड देने की बात जहां पर की जाए वहां पर उस ऑप्शन को आप क्या करोगे? हटा दोगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़े। अब देखो, शिक्षिका को ऐसे गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन को जोड़ता है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही होगा। शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को घरेलू कार्य के साथ जोड़े, जिससे कि अगर वो घर पर भी काम कर रही है तो वो उस घर के काम को विद्यालय में जो भी अधिगम कराया गया है उस घर के काम को उस अधिगम से जोड़ सके, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब आगे देखो, शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य करने के लिए सुबह जल्दी उठें और देर तक रुके। नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। बच्चे को माता पिता से उनके गृह कार्य पूरा करने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहना चाहिए, ये भी आपका गलत है, ठीक है। सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे और जिन्होंने अभी तक इस पेज को लाइक नहीं किया है तो इस पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें, जिससे कि जब भी मैं लाइव आऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। बाकी अगर आपको इसके डिटेल्ड वीडियो चाहिए, आपका जो कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, ये सारे वीडियोस मैंने अपने YouTube चैनल DC टीचर्स एकेडमी पर अपलोड कर दिए हैं। वहां जाकर के आप उनको देख सकते हो डिटेल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। किसी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तर के लिए तैयार करना। आगे देखें अगले क्वेश्चन की तरफ। समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना, ये तो आपका गलत हो जाएगा बिल्कुल। देखो, कठोरता से पालन करना, वो भी समय सारणी का, समयबद्ध हो जाना और पाठ्यक्रम के साथ बंधे रहना, ये निगेटिव होता है, तो इसको आप हटा दोगे। अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। तो यहाँ पर देखो, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना मतलब यह है कि बच्चे को विश्वास हो जाए कि बच्चा आप सीख सकता है, और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना मतलब यह है कि शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से सोच सके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सबसे बेस्ट है, सी सबसे बेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला ऑप्शन देख लो, अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। तो ये भी आपका गलत ही होगा, क्योंकि शिक्षार्थियों को अपने ज्ञान के साथ साथ जो भी जो व्यवहारिक ज्ञान है उसके साथ भी जोड़ना चाहिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एक प्रभावी कक्षा में, पहला ऑप्शन है बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते, गलत बात है। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। प्रभावी कक्षा में क्या करते हैं बच्चे? अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन और सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं। बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। नहीं, ये बात गलत है। प्रभावी कक्षा का मतलब ये होता है कि प्रभावी अधिगम कब होगा? जब बच्चे और शिक्षक के बीच में एक तरीके से इंटरेक्शन हो, ठीक है। बच्चे शिक्षक से पूछने के लिए स्वतंत्र हो, जब भी चाहे, जब मन चाहे वो कोई भी प्रश्न पूछ सकें। तो ये होती है प्रभावी कक्षा, जिससे कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन बना रहे, शिक्षक के और एक शिक्षार्थी के बीच में। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना क्या है? शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। प्रत्यास्मरण मतलब रिकॉल को, नहीं, बिल्कुल गलत बात।
अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा, शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा, या शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। तो देखो, एक ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना, मतलब यह है, असंबद्ध भाग का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी चीज़ उसको पढ़ा रहे हो और उस टॉपिक से आपने एक अलग कोई भी टॉपिक बता दिया, तो इस टॉपिक से अलग आपने कोई टॉपिक बताया, तो बच्चा क्या करेगा, उसकी अवधारणात्मक समझ को, उसकी अवधारणा को समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एक बार आपके कमेंट देख लेते हैं। परी शर्मा जी, हंसा जी, ज्योति जी, निशु नेगी जी, नेहा शर्मा जी, श्वेता ठाकुर जी, तरवीन जम्वाल जी, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। 14 का डी, ओके 14 का डी होगा। ठीक है, श्वेता ठाकुर जी 14 का डी होगा, बी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मकता क्या है, क्रिएटिविटी क्या है? सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धिलब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। नहीं, देखो 200 से ऊपर बुद्धिलब्धि वाले बच्चे जो हैं आपके मेधावी बच्चे होते हैं, लेकिन सृजनात्मकता उनके अंदर हो ये हम नहीं कह सकते। तो ये ऑप्शन नहीं होगा सही। बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर आधारित होते हैं। देखो, सृजनात्मकता अगर मैं आपको बता दूं सिंपल क्या होता है, सृजनात्मकता का मतलब होता है किसी भी नई चीज के बारे में सोचना, अपसारी चिंतन करना। ठीक है, अपसारी चिंतन का मतलब होता है किसी भी समस्या के बहुत सारे समाधान खोजना। तो ये अनुभव पर निर्भर नहीं होता है, ये तो मतलब बच्चे के अंदर एक तरीके से जन्मजात प्रवृत्ति होती है सृजनात्मकता की। ठीक है, तो ये बच्चे के अंदर मतलब पहले से ज्ञान है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये बच्चा क्या करता है इसके द्वारा एक नया ज्ञान का, एक नई चीज को डेवलप करता है। तो ये आपका नहीं होगा सही। बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होते हैं, ये भी आपका गलत है। समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता, बिल्कुल सही बात है कि अगर आपके सामने कोई समस्या आ रही है तो आप उसका समाधान किस प्रकार से कर पा रहे हो, कितने समाधान कर पा रहे हो और कौन सा समाधान सबसे बेस्ट होगा, वो चीज सोचना ही क्या है, आपका सृजनात्मकता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहन करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? जानकारी का पुनर्स्मरण, बच्चों का मानकीकृत आकलन, या विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। जब आप किसी भी मुद्दों और विमर्शों पर कोई भी बहस करते हैं, तो देखो आपको अगर इस समय जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, नई शिक्षा नीति पर अगर आपको बहस कराई जाए तो आप क्या करोगे? नई शिक्षा नीति को जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो आप क्या करोगे, इसको आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इसको तोड़ोगे। कि मतलब तोड़ने का मतलब मेरा ये हुआ कि इसमें बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप क्या करोगे, एक एक चीज को एक्सप्लेन करोगे कि इसमें ये अच्छी बात है, ये खराबी है, ये वाली अच्छी बात है। तो आप क्या कर रहे हो, किसी भी चीज को मतलब खंड खंड करके उसको पढ़ रहे हो, उसका खंड कर रहे हो। मतलब नई शिक्षा नीति में कई सारे भाग हैं, कई बहुत बड़ी है, उसको खंड खंड करके समझ रहे हो, तो उसको कहते हैं विश्लेषण करना। क्या कहते हैं? विश्लेषण करना। कोई भी बड़ी चीज है उसको टुकड़े टुकड़े करके समझना। अब आलोचनात्मक मतलब कोई भी चीज अब आपने पढ़ ली, उसको पढ़ लिया, नई शिक्षा नीति को आपने ढंग से पढ़ लिया, अब आप क्या देखोगे, आपके सामने दो चीजें आएंगी, इसके एक तो अच्छी चीजें आएंगी और एक आएंगी बेकार चीजें। तो जो बेकार चीजें होंगी, जो आपको लगता है गलत है, तो आप क्या करोगे, उनकी आलोचना करोगे। मतलब आप देखो, बताओगे कि ये चीज इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी, इस तरीके से होनी चाहिए थी। तो ये कहने का मतलब ये होगा, अगर मुद्दों पर विमर्श की जा रही है तो वहां पे राइट आंसर आपका होगा विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि के बारे में, तो यहाँ पर देखो, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया भी है कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया था। और उन्होंने बताया था कि बुद्धि जो होती है
वो उसके कई सारे मतलब कई प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार बताए थे? वैसे तो उन्होंने बुद्धि 7 प्रकार की बताई थी और बाद में उन्होंने 2 प्रकार और जोड़ दिए थे। कौन कौन से जोड़े थे? प्रकृतिवादी बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि बाद में उन्होंने इसमें ऐड कर दी थी। तो यहाँ पर बुद्धि के बारे में सबसे अच्छा जो कथन है वो यही है, बुद्धि जो है बहुआयामी होती है और इसमें कई पहलू निहित होते हैं। ठीक है, बाकी और ऑप्शन देख लो। बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। गलत बात है। बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है। स्नायु तंत्र का मतलब है कि आपके जो नर्वस सिस्टम होता है वही उससे संबंधित कार्य प्रणाली है, नहीं, ये भी गलत है। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता, ये भी सही नहीं है। सबसे बेस्ट जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये डायरेक्टली सिद्धांत से आ गया है। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? समावेशी कक्षा, समावेशी कक्षा का मतलब क्या है कि प्रत्येक बच्चा, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो दिव्यांग हो, किसी प्रकार का बच्चा हो, उस बच्चे को समान मतलब सामान्य बच्चों के साथ में शिक्षा देना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। अब यहाँ पे इसी को ध्यान में रख करके ऑप्शन पढ़ने हैं। तो समावेशी कक्षा में शिक्षिका की भूमिका क्या होती है कि कक्षा के लिए एक ऐसी योजना बनाना जिससे कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। तो ऐसा अभी हम ये हो सकता है, आगे और ऑप्शन देख लेते हैं। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। तो देखो, जनरल इंस्ट्रक्शन देना, शिक्षिका अगर कक्षा को मानक निर्देश दे रही है सिर्फ और सिर्फ, तो ये सही नहीं है, क्योंकि बच्चे सिर्फ और सिर्फ निर्देश से नहीं समझते, बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। ठीक है, आगे देखो, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। देखो, समावेशी कक्षा में ये तो होता नहीं है, ये तो हटा दो। ठीक है, ना ही ये होता है। आगे देखो, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो 18 का डी सही हो जाएगा। आपके कमेंट देख लेते हैं एक बार। सभी लोग एक बार क्या करेंगे, पेज को फॉलो कर लेंगे। पेज को एक बार सभी लोग फॉलो कर लें, और फॉलो करने से ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं आपका वीडियो डालूंगा तो आपको अपडेट मिल जाया करेगी। ठीक है, जब भी लाइव आया करूँगा। और सभी लोग जा करके डीसी टीचर्स एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर मेरे और वीडियोस पड़े हुए हैं डिटेल में, जो कि आप जा करके देख सकते हो। वो मैंने बोर्ड पर बनाए हैं। ठीक है, जाके देख सकते हो आप लोग, क्योंकि जो सिद्धांत हैं आपके वाइगोत्स्की का नैतिक विकास का सिद्धांत, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और भी कई सारे वीडियोज़ हैं जो मैंने आपको डिटेल में बनाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे इस पोस्ट को। आगे बढ़ते हैं। अधिगम अशक्तता वाले बच्चे निम्न बुद्धि वाले होते हैं। और देखें, आगे बढ़ें। बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। तो अधिगम अशक्तता मैंने आपको बताया था, जैसे डिसलेक्सिया होती थी। ठीक है, आपकी डिसलेक्सिया हो गई, डिस्ग्राफिया हो गई, ठीक है, डिस्प्रैक्सिया हो गई, ये सब मैंने आपको बताया था। और इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप जाकर के देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे। प्लेलिस्ट बनी होगी बाल विकास फॉर सीटेट के नाम से। तो यहाँ पर अधिगम अशक्तता का मतलब ये है कि बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों वर्णों में भ्रम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किए जाने वाले कार्य की संभावना सर्वाधिक है। तो यहाँ पे देखो, माता पिता को बुलाएंगे और उनसे बच्चों को ट्यूशन लगाने को कहेंगे, हटा दो इसको। कक्षा गतिविधि के समय गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे। कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के समय उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल सही ऑप्शन है। उन्हें याद करने के लिए और उत्तर को 5 बार अपनी, देखो ये तो गलत हो जाएगा। बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है। ये भी आपका देखो, निगेटिव वाले होते हैं उनको हटाई दिया करो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? आप किस प्रकार सहायता करेंगे अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, आपके कमेंट देख लें एक बार। सरिता शर्मा जी, ज्योति जी, मीनू जी, आहना जी, सभी लोग सही हैं। आगे बढ़ें। आरुष ठाकुर जी, यूट्यूब पर आपकी वीडियोस नहीं मिल रही हैं। यूट्यूब पर नहीं मिल रही हैं तो मैं आपको क्या करूँगा, इसी पेज पर वीडियो की लिंक दे दूँगा। ठीक है, डीसी टीचर्स एकेडमी पर वीडियो की लिंक दे दूँगा। या फिर आप यूट्यूब चैनल पर जब जाओगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ लिखा होगा बाल विकास फॉर सीटेट।
बाल विकास फॉर सीटेट में जाना तो वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त, मैं आपको एक चीज बता दूं, त्रुटियां कभी बच्चों की गलतियां नहीं होती, त्रुटियां बच्चों को सिखाती हैं, बच्चों की गलतियों का सुधार करने का तरीका होता है। ठीक है, ये चीज माइंड में रख करके आप आंसर देना। तो बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं, बच्चों की गलतियां खिड़की के समान होती हैं ये जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या बताया कि गलतियां जो होती हैं वो बच्चों का आकलन करती हैं। बच्चों का आकलन करने का तरीका तो है ही, बल्कि ये शिक्षकों का भी आकलन करती हैं। अगर कोई बच्चा त्रुटि कर रहा है तो वो शिक्षक भी अब उससे क्या करेगा, बच्चे का आकलन तो करेगा ही, इसके अलावा वो खुद का भी आकलन करता है। कैसे आकलन करता है कि अगर मान लीजिए बच्चा बार बार गलती कर रहा है तो शिक्षक क्या सोचेगा कि इसको किस विधि से पढ़ाया जाए, किस विधि से समझाया जाए कि इसको समझ में आ जाए। तो फिलहाल तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका, बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती है, ये जानने के लिए कि वे किस प्रकार से सोचते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि, आकलन शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए, गलत हो गया यहाँ पे। आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। देखो वही बात यहाँ पर आ गई ना जो मैं अभी बता रहा था। आकलन क्या करता है, आकलन क्या करेगा, बच्चों के अधिगम को पहले समझेगा कि बच्चा अधिगम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। टीचर जब बच्चे का आकलन करता है तो वो ये जानने की कोशिश करता है कि बच्चा समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। अगर नहीं समझ पा रहा है तो क्या करेगा, अपनी शिक्षण की विधि को वो चेंज करेगा। मतलब इससे क्या होती है, शिक्षण की परिपुष्टि, प्रतिपुष्टि मिलती है, फीडबैक मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो और भी ऑप्शन देखने हैं तो आप देख सकते हो कि ये आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया, ये गलत बात है। आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है, ये भी आपका गलत बात है। आगे बढ़ जाते हैं। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे क्योंकि पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। और पढ़ लेते हैं आगे। यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। बिल्कुल सही बात है यहाँ पे कि बच्चे पुस्तक क्यों पढ़ेंगे। देखो वैसे तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं पुस्तकें बच्चे वैसे पढ़ेंगे नहीं। अब क्या है यहाँ पर, बच्चों को प्रमाण पत्र देने की अगर आपने रणनीति बनाई है कि बच्चे प्रमाण पत्र के लिए ही पुस्तकें पढ़ें, तो होगा क्या, उस स्थिति में क्या होगा, बच्चे पुस्तकें इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि उन्हें प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। ठीक है, और आजकल लोग यही कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एडमिशन ले लिया और जैसे तैसे पास हो गए, तो वो उस शिक्षा का कोई मतलब यहाँ पे नहीं रह जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है? तो डांटने की गलत हटा दो क्योंकि डांटना नेगेटिव है। बच्चों को नियंत्रण में रखना ये भी नेगेटिव है। बच्चों के साथ तुलना करना भी नेगेटिव होता है। बच्चों को प्रेरित करना बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संबंध में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए क्या है, कुछ नया सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने निपुण हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखो कुछ नया सीखना इस बात पर निर्भर नहीं करता हम कितने निपुण हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अंदर अभिप्रेरणा कितनी है, आप किस रूप से अभिप्रेरित है या नहीं है, सीखने के लिए अभिप्रेरित हो या नहीं हो। तो ए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। सीखने के लिए भावनाओं को अलग कर देना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं। सीखने के साथ जब आप कोई बच्चा अधिगम करता है तो उसकी भावनाएं भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आगे देखो, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की योग्यता का आकलन करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, तो उत्तर का प्रत्यास्मरण करने में, मतलब उत्तर को याद करने में गलत बात हो गई। सही उत्तर का निर्माण करने में गलत, ये भी गलत है। सही उत्तर की व्याख्या करने में, तो बहुविकल्पी प्रश्न व्याख्या तो करते नहीं है। सही उत्तर की पहचान करने में, बिल्कुल सही है। बहुविकल्पी प्रश्न के द्वारा बच्चा क्या होता है, सही उत्तर को पहचान, जैसे मान लीजिए कि 4 ऑप्शन उसको दिए हुए हैं और बच्चे ने कभी भी पढ़ा हुआ है वो क्वेश्चन, तो 4 ऑप्शन उसके सामने होंगे तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा उसको आसानी से पहचान लेगा कि ये ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। पाठचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने, जांच पड़ताल करने
और अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। तो पाठचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। अब देखो, आप इतनी बड़ी आपने ना ये चीज़ पढ़ ली, अब आप कुछ मत सोचो, बस आपको एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ना है, और एनसीएफ 2005 के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। वीडियो जाके देख लेना, मैं आपको वीडियो सारे डाल दूंगा, ठीक है। पढ़ा चुका हूँ एनसीएफ 2005 के बारे में। अब एनसीएफ 2005 क्या कहता है उसको ध्यान में रख करके आपको ये सारे कमेंट पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे, तो ये गलत हो गया, क्योंकि प्रश्न पूछना और विद्यार्थी का उत्तर पुस्तिका में उस आंसर को लिखना ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है एक अच्छे शिक्षण के लिए। बच्चों को अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। बच्चे अपनी समझ और अपने ज्ञान को जब साझा करेंगे, उनको अवसर मिलेगा, तो उनका जो अधिगम होगा वो प्रभावी रूप से हो पाएगा। आगे देख लो, बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर देना, पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी बिल्कुल गलत है। देखो, डायरेक्टली गलत है। आप इतना बड़ा सवाल था, इतना बड़ा सवाल इन्होंने कर दिया, ऑप्शन कितने आसान दिए हैं। पाठ्य पुस्तकों के अध्याय को क्रमवार पूरा पढ़ना, नहीं, बिल्कुल। एनसीएफ 2005 क्या करता है? एनसीएफ 2005 जो है बच्चों के अधिगम के साथ साथ जो व्यवहारिक कौशल जो होते हैं, व्यवहारिक अधिगम होते हैं, ऐसा ज्ञान जो बच्चों को दुनिया के साथ जोड़े, उस पर भी ध्यान देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाते हैं। प्रगतिवादी शिक्षा क्या है? प्रगतिवादी शिक्षा क्या होती है? देखो, प्रगतिवादी शिक्षा कह लो या आप कह लो प्रगतिशील शिक्षा, जिसके जो प्रतिपादक थे वो जॉन ड्यूवी थे। और प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है? जब हम बच्चों को उसकी योग्यता, उसकी क्षमता के अनुसार पढ़ाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे का अधिगम अच्छा होगा, बच्चे की शिक्षा अच्छी होगी, बच्चा उस चीज़ को आसानी से सीख पाएगा। तो उसके लिए वो शिक्षा कैसी बन जाएगी? प्रगतिशील शिक्षा बन जाएगी, मतलब बच्चा आगे बढ़ेगा, तो इसीलिए हम उसको कह देते हैं प्रगतिशील शिक्षा। प्रतिपादक थे जॉन डीवी, ठीक है। अब ऑप्शन पे आ जाओ, अब इसके ऑप्शन पे आ जाओ। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है प्रगतिशील शिक्षा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे और भी ऑप्शन हम देख लेते हैं। अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है, ये गलत बात है। देखो, प्रगतिशील शिक्षा का मतलब मैंने क्या बताया कि बच्चे की योग्यता, बच्चे की क्षमता के अनुसार जब हम उसको पढ़ाएंगे, और ऐसी प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है? जो बच्चों को मतलब बच्चे के अंदर अपसारी चिंतन के गुणों को डेवलप करे। बच्चा के सामने समस्या दी जाए तो उस समस्या को समाधान करने का वो कई सारे तरीके डेवलप कर सके। तो समस्या समाधान से संबंधित है प्रगतिशील शिक्षा, और आलोचनात्मक चिंतन संबंधित है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रगतिशील शिक्षा मान लो आप सीधी सृजनात्मकता से संबंधित है, ये मान के चलो, तो यहाँ पे उससे आप ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें, देखो, बाल केंद्रित कक्षा तो आपको पता ही होगा, तो उसमें क्या है? शिक्षक बच्चों के व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है। देखो, तरीकों को निर्धारित करना, और बात करना है किसकी? बाल केंद्रित शिक्षा की। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? जिसमें बच्चा अपने अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार किसी भी विषय को लेता है, अपने बच्चे के अनुसार बच्चे को शिक्षा दी जाती है, वो होती है बाल केंद्रित शिक्षा। लेकिन यहाँ पे शिक्षक बच्चों के व्यवहार को निर्धारित कर दे रहा है, तो ये तो शिक्षा नहीं हुई, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ठीक है। ये तो बाल केंद्रित शिक्षा नहीं हुई। आगे देखो, शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों का मानक मापदंड पर आकलन करना। तो देखो, शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना। तो यहाँ पे भूमिका किसकी होती है? भूमिका, यहाँ पे जो ज्ञान दिया जाता है वो बच्चों के अनुसार दिया जाता है, ठीक है। बच्चों की क्षमता के अनुसार उसको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हम उसका कहने का मतलब यह है कि मानक मापदंडों पर उसका आकलन नहीं कर सकते, एक ही मापदंड पर नहीं कर सकते। आकलन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब जैसे हमने आकलन करने का हम बहुत पहले का तरीका अपनाते हुए आ रहे हैं। अब जैसे बच्चा किसी भी क्षेत्र में आगे हो सकता है वो खेल में आगे हो, और संगीत में आगे हो सकता है, डांस में आगे हो सकता है। तो इन सभी का आकलन हम जो है हम करते आ रहे हैं ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, जो संरचनात्मक मूल्यांकन होता है, ये सब इसमें मतलब प्रभावी नहीं होते। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ को निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल
ये ऑप्शन सही होगा। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है, अब शिक्षक का काम क्या होता है, शिक्षक का काम सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन का होता है, बाकी सब करते कौन है, बच्चे ही करते हैं, तभी तो नाम रखा गया है इसका, बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। आपके कमेंट एक बार ले लेते हैं। ज्योति, अक्षय जी, हंसा जी। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को वो वीडियोस इसमें कमेंट करके अभी दे रहा हूँ, आपको मैं कमेंट कर रहा हूँ, उन वीडियोस को आया करके आप एक बार देख लेना। सभी लोग एक बार लाइक करके कर देंगे, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है एक बार लाइक जरूर कर देंगे, वो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है एक बार जरूर लाइक करेंगे। अभी मैं इसमें लिंक डाल रहा हूँ, लिंक शेयर कर रहा हूँ अभी मैं आपको। ये लिंक है, इस लिंक से चले जाना, इस पे ये वाई गोस्की का आपको वीडियो मिल जाएगा। और भी मैं डाल रहा हूँ ये वाली जो लिंक है, इससे आपको मिल जाएगा एनसीएफ 2005 का वीडियो। इससे एनसीएफ 2005 का वीडियो मिल जाएगा। और भी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी कंसेप्ट है उन सभी की लिंक मैं आपको दे दे रहा हूँ। सी टेट में पैडागोजी वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, उसकी भी लिंक मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे। और इसके अलावा कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसकी भी वीडियो की लिंक मैं आपको दे दे रहा हूँ। अधिगम अक्षमता एवं उनके प्रकार। हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। स्टर्नबर्ग की बहुबुद्धि का सिद्धांत। कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाकर के देख भी सकते हो। प्रगतिशील शिक्षा, ये सब वीडियोस मैंने बना दिए हैं, आप जाकर के उन्हें एक बार देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आप फिर आप जब क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो और भी वीडियोस पड़े हुए हैं, वो जाकर के आप देख सकते हो। बाकी मैथ्स के भी मैंने वीडियोस बना दिए हैं, बहुत सारे मैथ्स के वीडियोस भी पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स फॉर सी टेट।
इस पर मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स की जितनी भी मैथ्स आई है सारे वीडियोस बना दिए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपकी क्लास होगी पॉलिटी की, अभी आपकी पॉलिटी क्लास लेकर के आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।